अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कुछ अर्से पहले मैं हुंजा गया और वहां पर हमने छुट्टियों में बहुत एंजॉय किया। हुंजा में मैंने एक ख़ास चीज़ नोट की और वो ये कि जो भी जानवर मुझे नज़र आए उनके बाल लंबे लंबे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ। मुझे अंदाज़ा था कि सर्दियों में बचने के लिए जानवरों के, बकरियों के, भेड़ों के लंबे बाल और फर मौजूद होती है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको रंगों की दुनिया में जाना पड़ेगा। ये सीरीज़ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिस्कस करने के लिए बना रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है और दुनिया में हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ज़रिए एक्सप्लेन की जा सकती हैं। काफ़ी लंबी सीरीज़ होगी लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा इस सीरीज़ को देखते हुए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिफ़ाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं रोशनी की तरफ, विजिबल लाइट की तरफ, और फादर ऑफ ऑप्टिक्स से मुलाकात करते हैं जो कि हैं इब्नुल हैथम। इब्नुल हैथम के बारे में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपनी ज़्यादातर रिसर्च बंद कमरों में की। उन्हें नज़रबंद किया गया था उस वक्त के खलीफा से, और उन्होंने लेंसेज और मिरर्स पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की। इब्नुल हैथम, जिन्हें अल हेज़न भी कहा जाता है, अल हेसन भी कहा जाता है वेस्टर्न दुनिया में, 965 में बसरा में पैदा हुए। ऑप्टिक्स पर बहुत काम किया, कैमरा उनकी इजाद है और उन्होंने रोशनी पर बहुत ज़्यादा काम किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिए। उनकी किताब अल मनाजिर बहुत मशहूर किताब है। लेकिन इब्नुल हैथम ये समझने से कासिर थे कि रोशनी किस चीज़ की बनी हुई है। और फिर हम आते हैं न्यूटन की तरफ, क्योंकि न्यूटन ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे आज भी हम जानते हैं कि रोशनी सिंप्लीफाइड, सिंपल तरीके से अगर बयान किया जाए तो 7 रंगों से बनी होती। न्यूटन ने एक कमरा लिया, उसमें अंधेरा किया, उसमें बहुत छोटा सा सुराख रखा और उसके आगे एक ग्रेटिंग या प्रिज्म रख दिया। जब रोशनी की किरण आके उस प्रिज्म से टकराई तो वो मुख्तलिफ रंगों में बिखर गई और न्यूटन को अंदाज़ा हो गया कि रोशनी में रंगों की बहुत सी इकाइयाँ हैं। न्यूटन ने इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट भी किया। न्यूटन ने यह जानने की कोशिश की कि क्या इन रंगों की भी मज़ीद इकाइयाँ हैं, और न्यूटन ने लाल रंग के सामने फिर प्रिज्म रखा कि क्या लाल रंग भी किसी और रंग में तब्दील होता है प्रिज्म से गुजरने के बाद। लेकिन वहाँ पर न्यूटन को कामयाबी ना हो सकी। उसका मतलब यह है कि रंगों की मज़ीद इकाइयाँ मौजूद नहीं हैं। आज भी ये एक्सपेरिमेंट हम अपनी लैब में करते हैं और हम लाइट का, विजिबल लाइट का पूरा स्पेक्ट्रम देखते हैं जिसमें हमें कलर्स नज़र आते हैं। लेकिन लाइट है क्या? लाइट एनर्जी है जो वेव की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, और ये एनर्जी उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब मैटर को या तो गर्म किया जाता है या उसको किसी तरीके से एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को रेडिएट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सहारा लिया जाता है। हमारे पास कितनी किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसके लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम जानने की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूँ जिसमें मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमें बताया गया है। बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी मैं इस पर बना चुका हूँ, लेकिन इस वक्त हम फोकस करेंगे इस स्पेक्ट्रम के एक बहुत ही छोटे हिस्से पर जिसे कहा जाता है विजिबल लाइट। आप यहाँ पर विजिबल लाइट का हिस्सा देख रहे हैं जो कि मैंने बड़ा करके भी आपको दिखाया है इस इमेज में, और इस हिस्से में आपको मुख्तलिफ किस्म के रंग नज़र आएंगे। ये सूरज से आने वाली उन रेडिएशंस को जाहिर करता है जिसे हम रोशनी कहते हैं, और इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को देख सकते हैं। एक तरफ अल्ट्रावायलेट है, अगर हम एक तरफ को जाएं, नीले रंग से आगे जाएं तो अल्ट्रावायलेट है, और दूसरी तरफ इंफ्रारेड है, और फिर इस तरीके से आगे हम और भी स्पेक्ट्रम के हिस्सों को देखेंगे। तो रोशनी से हमें मिले कलर्स। रोशनी एक वेव है, तो इसका मतलब यह है कि कलर्स भी वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं सिंपल ज़ुबान में कहूँ तो हम यहाँ पर कुछ रंगों को देख रहे हैं और उनसे रिलेटेड वेव्स को भी देख रहे हैं। हर वेव की अपनी फ्रीक्वेंसी और अपना स्पेक्ट्रम है। अगर आप नीले रंग की तरफ जाएं या पर्पल रंग की तरफ जाएं तो वहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा मिलेगी और उसकी वेवलेंथ आपको कम मिलेगी। लेकिन सब्ज रंग की तरफ आए तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निस्बतन कम है और वेवलेंथ आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है। लाल रंग की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि नीले रंग में ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है, नीली रोशनी में ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है।
जबकि लाल रंग में निस्बतन कम एनर्जी मौजूद होती है। तो यहाँ से हमें पता चला कि रंग जो हम दुनिया में देखते हैं वो वेव्स की ही एक शक्ल है। लेकिन हम अब चलते हैं इंफ्रारेड रीजन की तरफ। मैंने आपको इंफ्रारेड रीजन दिखाया था जो कि लाल रंग के साथ एडजेसेंट है, और लाल रंग में एनर्जी कम मौजूद होती है। इसका मतलब ये है कि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। तो इंफ्रारेड रीजन की वेवलेंथ इन रेडिएशंस की वेवलेंथ उससे भी ज़्यादा है। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इंफ्रारेड रेडिएशंस हमें वो चीज़ें बता सकता है, वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो विजिबल लाइट से या 7 रंगों से हमें नहीं मिलती। ये तस्वीर इंफ्रारेड कैमरे से खींची गई है और आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो स्किड कर रही है, आपको हर जगह पर टेम्परेचर की प्रोफाइल नज़र आ रही है। जो हिस्से पीले हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है फ्रिक्शन की वजह से, और जो हिस्से निस्बतन पर्पल हैं वहाँ पर कम टेम्परेचर है। तो इंफ्रारेड हमें टेम्परेचर के बारे में बताता है। यहाँ पर बहुत सी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी जानवर को अगर आपने लोकेट करना है किसी सराउंडिंग में, तो आप इंफ्रारेड कैमरे से मदद ले सकते हैं। आपको फ़ौरन रंगों में तमीज़ करना आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि जानवर कहाँ पर छुपा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम अपना इमेज लें तो यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जबकि ऐनक के अच्छे ठंडे हैं। तो इंफ्रारेड हमें सरफेस के टेम्परेचर की एक मेजरमेंट देता है। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ और इस तस्वीर से आप बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंसान का जिस्म, उसका टेम्परेचर 38.1 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है, बराबर होता है। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि 29.6 सेंटीग्रेड के करीब हैं। ये हिस्से कौन से हैं? ये वो हिस्से हैं जहां पर बाल होते हैं, मसलन सर, मसलन आपकी भवें, आईब्रोज। ये तो बड़ी अहम बात है। इसका मतलब यह है कि बालों का फंक्शन कुछ ऐसा है कि वो हमारी बॉडी से हीट एनर्जी को रेडिएट होने, एमिट होने नहीं देता। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास ज़्यादा बाल मौजूद हैं तो मेरी बॉडी से हीट कम एमिट होगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं एंटार्क्टिका से, नॉर्थ और साउथ पोल से। आपने पोलर बियर्स का नाम तो सुना होगा। कभी भी आप इंफ्रारेड कैमरे के साथ पोलर बियर को दूर से डिटेक्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह साइंसदानों ने यह बताई कि क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर बहुत बाल हैं और फर है, तो इस वजह से इंफ्रारेड रेडिएशंस कैमरे तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उसके ऊपर एक इंसुलेशन हुई हुई है। बाल उसको महफूज रखते हैं कि उसका टेम्परेचर सरफेस पर आए, और जब उसका टेम्परेचर सरफेस पर नहीं आता तो हमारा कैमरा उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर रीछ आंखें खोल रहा है या सांस ले रहा है तो वहाँ से हमें टेम्परेचर की इंडिकेशन मिल सकती है और हम रीच को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बर्फ़ के इलाके में पोलर बियर को इंफ्रारेड कैमरे से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कि इंफ्रारेड विजन रखते हैं। सांप की आंखें होती हैं और वो देखता है। सांप कुछ रंगों को देख सकता है, लेकिन उसकी आंखों के साथ एक छोटी सी कैविटी होती है, सुराख होती है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। ये ऐसा सेंसर है जो कि इंफ्रारेड विजन रखता है। तो जब भी सांप किसी जगह पर देखता है तो वहाँ पर जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी के टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, जिस तरीके से चूहे, सांप फ़ौरन उनको देख सकता है। उन्हें वो चूहे मुख्तलिफ नज़र आते हैं, ग्लो करते हुए वार्म लाइट्स में नज़र आते हैं। उनका स्पेक्ट्रम वार्म होता है और वो फ़ौरन उनको डिटेक्ट कर लेता है। हम भी अपने मोबाइल के ज़रिए इंफ्रारेड एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सीक थर्मल एक एप्लीकेशन है जिसके बारे में बता रहा हूँ, और बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है अगर आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लें तो आप अंधेरे में किसी भी जानवर को डिटेक्ट कर सकते हैं जो नॉर्मली आप नहीं देख सकते। लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशंस की वजह से आप टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर से उस जानवर को आराम से देख सकते हैं, या किसी जानदार को जो कि अंधेरे में बैठा हुआ है और आपको नज़र नहीं आ रहा विजिबल लाइट में, आप उसे भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।